नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हमेशा ही कुछ ऐसे विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कभी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको टैरो के बारे में जानकारी देते हैं, कभी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पूर्णतः एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे वास्तु के बारे में कि वास्तु क्या है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है और साथ ही साथ यदि हमारे जीवन में वास्तु दोष लग गया है तो कैसे इस दोष से छुटकारा पाया जा सकता है, मुक्ति पाई जा सकती है। विशेष जानकारी हम आपसे साझा करेंगे और यह विशेष जानकारी आपसे साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वास्तु एक्सपर्ट गणेश गोयल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जैसे कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे वास्तु के बारे में ही समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि वास्तु क्या है। तो ऐसे में पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वास्तु है क्या, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, वास्तु का मतलब ही है कि जहाँ तुम वास करते हो। तो आम तौर पे हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बट मोस्टली वो अपने घर में ही आके 12 घंटे से ज़्यादा वो अपने घर में आके रहता है। तो अगर वो घर के वातावरण में आके परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह है कि उसके घर का वातावरण सही नहीं है, उसके घर की एनर्जी सही नहीं है, उसके घर की एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो वास्तु में यही सिखाता है कि कैसे अपने घर की एनर्जी बैलेंस करना है। ये बेसिकली एक आर्किटेक्चरल साइंस है जो हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से हम अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि कई बार ऐसा लगता है और हर एक मनुष्य के साथ ये ज़्यादातर होता ही है कि जब वो घर में आते हैं तो ऐसे में उन्हें सही नहीं लगता वातावरण। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, तो ऐसे में हो सकता है कि वहाँ पे वास्तु दोष हो, इस कारण से उन्हें ऐसा फील हो रहा हो। आपने बोला कि घर की एनर्जीज जो है इसमें वर्क करती है, तो ऐसे में इस बारे में मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, एनर्जीज बैलेंस करना ये कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे समझें कि हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, स्पेस, फायर, पृथ्वी। तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, इन्हीं 5 एलिमेंट से ये सोलर सिस्टम ब्रह्मांड बना है। इन्हीं 5 एलिमेंट से ये अर्थ बना है, जिसे हम नेचर भी बोलते हैं। और यही वो 5 एलिमेंट्स हैं जो कि जैसे हम बने। और ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, बिना कंस्ट्रक्शन इन 5 एलिमेंट्स के कंस्ट्रक्शन नहीं होता। इन 5 एलिमेंट्स के थ्रू ही कंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अगर हम भी देखें कि ये 5 एलिमेंट्स जिससे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी उस घर में बिल्कुल डेफिनेटली बिलोंग करती है। अब जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो कि हम कहेंगे कि पहले के टाइम के वो साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने डिफ़ाइन किया कि कौन सी डायरेक्शंस, कौन सी एनर्जी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर वो एलिमेंट्स उस सही डायरेक्शंस में अगर प्लेस्ड हैं तो मतलब वो एनर्जी सही है। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि वही 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी हैं और वही 5 एलिमेंट्स घर में हैं। तो वो डिस्टर्ब्ड होंगी तो कहीं ना कहीं आप भी डिस्टर्ब्ड होंगे। बिल्कुल, 5 तत्वों का बहुत ध्यान रखा जाता है वास्तु में कि 5 तत्व अगर बैलेंस है तो ऐसे में वास्तु दोष नहीं होता। अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो वास्तु दोष हमें सता सकता है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं और भी सवाल आपसे करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे मन में यह सवाल आया कि आपके मन में कब विचार आया कि हाँ, आपको वास्तु सीखना चाहिए और कहाँ से यह विद्या आपने प्राप्त की। ठीक है, तो मैं खुद, मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं वास्तु से प्रेजेंट हुआ वो आई थिंक 2017 में हुआ। तो मैं खुद ही पर्सनली वास्तु से, मेरा घर वास्तु दोष था, मैं काफ़ी ही परेशान था उस टाइम से। और जब समहाउ मैं ये जाना कि वास्तु जैसी कोई चीज़ होती है जिससे आप घर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, और वो करने के बाद मेरी लाइफ में एक सडनली बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ, मेरी एनर्जी में बहुत शिफ्ट हुआ। जहाँ मैं एक पॉजिटिव थॉट सोच ही नहीं पा रहा था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा भी सोच सकता हूँ मैं, वो होने के बाद मेरी लाइफ में वो चीज़ें आना शुरू हुई जो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि लाइफ में हो। तो समहाउ समझने आया कि एनर्जी वर्क करती है, घर की एनर्जी डेफिनेटली वर्क करती है। धीरे धीरे मैंने इसको समझने की कोशिश करी, बट मुझे आइडिया नहीं था कि क्या मैं इसको पढ़ भी सकता हूँ, सीख भी सकता हूँ। बट विद टाइम जब मैंने थोड़ा सा जाना तो मुझे ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस सडनली मेरी लाइफ में आया। मुझे समझने आया कि हाँ, ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं ये शिक्षा ले सकता हूँ। तो मैंने बिल्कुल वहाँ पे ज्वाइन किया, और शिवरात्रि का ही दिन था वो, जहाँ ये मुझे मालूम चला कि ऐसे कि कोई गान मतलब मैं ले सकता हूँ। तो वहाँ पे मैंने किया और आज मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है और मैं अब
अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि हाँ वो चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, यदि अभी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और कार्यक्रम को देखते देखते आपके मन में यह विचार आ रहा है कि हाँ अब आपको भी वास्तु सीखना है, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। और वास्तु ही क्यों, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी किसी अन्य विद्या को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट से कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स तो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, और साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉग इन कर सकते हैं, जहां पर आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी बहुत ही ईजिली। इसी के साथ साथ चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम वास्तु के बारे में जैसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे, आपने हमें बताया कि वास्तु इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, 5 एलिमेंट्स के बारे में भी आपने हमें समझाया। अब इसी के साथ साथ घर की डायरेक्शंस के बारे में भी बात करना चाहूंगी। डायरेक्शंस कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है? ठीक है, तो वास्तु में ना सिर्फ एलिमेंट्स ही नहीं होते, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कौन सी डायरेक्शंस में कैसा वेट रख रहे हो, कितनी हाइट में है वो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखी जाती है, देखना पड़ता है कि किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में। तो अगर हम, जैसे मैंने बताया कि हर डायरेक्शन एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें उसी एलिमेंट्स के रिगार्डिंग उस जगह पे प्लेस करना होता है। जैसे साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, तो इसलिए फायर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि किचन हो गया, फायर से रिलेटेड जैसे कि जो जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हुआ, वो चीज़ें अगर आप वहाँ पे प्लेस करते हो तो इट मीन्स कि आप उस घर की डायरेक्शंस या एनर्जी को बैलेंस रख रहे हो। लाइकवाइज जैसे साउथ वेस्ट पृथ्वी की डायरेक्शन है, ग्राउंडेड है, जो आपको ग्राउंडेड रखती है। तो अगर हम साउथ वेस्ट को भारी रखते हैं क्योंकि पृथ्वी का डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट में अगर हम खुद सोते हैं, अपना मास्टर बेडरूम बनाते हैं, तो वहाँ पे अगेन आप उस जगह की एनर्जी को अच्छे से रख रहे हो। नॉर्थ वेस्ट एयर डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप लिविंग रूम बना रहे हो, ड्राइंग रूम बना रहे हो, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो काम फील कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि आप कभी ये पर्सनली मैंने बहुत बार फील किया है कि वहाँ पे क्योंकि एयर जोन है तो आपको नींद बड़ी अच्छी आती है। तो अगर आप कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है बार बार, एक जनरली सबको होता है, आम तौर पे जो महिलाएं होती हैं वो पूरे टाइम घर पे होती हैं, तो उनके दिमाग में सोच आ रही होती है बार बार। तो अगर आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आके बैठोगे ना, तो आपकी वो जो सोच है वो एकदम ही आप शिफ्ट हो जाओगे, आप उस सोच को कंटिन्यू सोच नहीं पाओगे, एकदम से आप चेंज हो जाएगा। आप ट्राई करके देखना, वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स, क्योंकि ये बहुत डीप है, मैंने आपको सिर्फ एक मोटा मोटा बताया कि किस तरीके से अफेक्ट करता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि एलिमेंट्स के अलावा डायरेक्शंस भी जो है बहुत प्रभावशाली हमारे जीवन में होती है, वास्तु में बहुत प्रभावित हमें करती है, लेकिन फिर भी ये आपस में कनेक्टेड है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं ग्रहों की भी बात करना चाहूँगी। अब जब हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें ग्रहों का सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व बताया जाता है। तो क्या वास्तु में भी ग्रहों का महत्व है? ग्रह जो है संबंधित है वास्तु से, और अगर है तो कैसे? बिल्कुल है मैम। जिस तरीके से जो 9 ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में बैठे होते हैं, वही 9 ग्रह एक हर घर के एक डायरेक्शंस में भी हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो गुरु की डायरेक्शंस है। आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बुध का है, ईस्ट डायरेक्शन सूर्य का है, जो साउथ डायरेक्शन है वो मंगल का है, साउथ वेस्ट राहु का है, एंड आपका वेस्ट डायरेक्शन है वो शनि का है, एंड नॉर्थ वेस्ट है चंद्रमा का, और सेंटर हम देखें तो वो केतु हो गया। तो अगर हम ये देखें कि जिस तरीके से ग्रह हमारी कुंडली में अफेक्ट करते हैं, वो हमारे घर की उसमें भी अफेक्ट करते हैं। तो जैसे बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए, एंट्रेंस होना चाहिए, लोग हमेशा, आपने काफ़ी सुना होगा, तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो गुरु का डायरेक्शन है। अगर आप उस जगह पे मंदिर बनाएंगे तो आपको गुरु क्या देता है? नॉलेज देता है, स्पिरिचुअल ज्ञान देता है, घर में प्रॉस्पेरिटी देता है। इसलिए अगर नॉर्थ ईस्ट घर का साफ़ है और वहाँ मंदिर है तो आपको नॉलेज आएगी, आपको प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके घर में। नॉर्थ डायरेक्शन क्योंकि बुध का है, बुध जो है वो बुद्धि के देवता है, कुबेर का भी स्थान है वो। तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आप साफ रखते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें बुद्धि ज़्यादा अच्छे से मिलती है, उन्हें एजुकेशन अच्छे से मिलेगी। तो इसी तरीके से सारे डायरेक्शंस के अलग अलग ग्रह हैं, उन ग्रह के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। अगर वो घर की डायरेक्शंस उस जगह पे ख़राब होगा तो आपको उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत अच्छे से आपने हमें गाइड किया कि ग्रहों का भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है वास्तु के अंदर। यदि ग्रह जो बैलेंस नहीं है तो ऐसे में वास्तु भी कहीं ना कहीं हमें पीड़ित करेगा। अच्छा, लेकिन यह सवाल भी एक मेरे मन में आया कि जब वास्तु दोष लगता है किसी घर में तो सबसे ज़्यादा प्रभावित वो घर के किस मनुष्य को करता है?
ठीक है, तो इसमें भी चीज़ें हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है कि महादशा आती है, राइट। तो अब जैसे कि इंसान की अगर एग्जाम देखा जाए कि नॉर्थ ईस्ट को ही पकड़ते हैं, गुरु की दशा चल रही है, तो अगर गुरु की दशा चल रही है और अगर वो लाइफ में वो जो पर्टिकुलर इंसान है जिसकी गुरु की दशा चल रही है वो प्रॉब्लम में, इट मीन्स कि उसके घर की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है या तो वो ख़राब है या फिर उसने कुछ ना कुछ वहाँ पे ख़राब कर दिया है, तो वो ज़्यादा अफेक्ट उस टाइम पे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। नॉर्थ ईस्ट ख़राब है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल उस घर में लोगों को फील होगा कि एक घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, बट जो इंसान की गुरु की दशा चल रही है वो पर्टिकुलर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो घर के बाकी के मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट तो होंगे, क्योंकि जो एक बंदा अफेक्ट हो रहा है तो बाकी लोग भी अफेक्ट होते हैं, बट वो लोग इतने अफेक्ट नहीं होंगे, वो लोग तब अफेक्ट होंगे जब उनकी गुरु की दशा आएगी। तो इसी तरीके से अगर आप देखें कि जो आपकी दशा चल रही है, आप उसी हिसाब से अगर घर की अपनी डायरेक्शन चेक करते हैं कि अगर जैसे शुक्र की दशा चल रही है और आप देखेंगे अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैसी है, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन सही है तो आपका सही चल रहा होगा, अगर नहीं है तो आप फील करेंगे कि आपके घर में कैश फ्लो बंद हो गया, आपके घर में आपकी आइदर वाइफ या आपकी मदर की तबीयत ख़राब होने लगेगी, तो ये चीज़ें आपको घर में फील होना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे से आप हमें गाइड कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तु के बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जा सके। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो ऐसे में आप अपने जीवन में एक एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिए, क्योंकि वास्तु दोष हमारे जीवन को तबाह भी कर सकता है। हमें लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तु जो है अगर हमारे जीवन में हमें हमारे दुष्परिणाम देने लग जाए तो ऐसे में हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ सकता है। चलिए अब इसी के साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि यदि अभी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको कार्यक्रम देखते देखते यह विचार आ रहा है कि आपको सीखना है वास्तु, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। और वास्तु ही क्यों, आप किसी अन्य विद्या को भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप टैरो कार्ड को सीखना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, या फिर आप हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी किसी अन्य विद्या को भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप ज़रूर जुड़िए। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर तो दिखाई जा रही है, साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉग इन कर सकते हैं, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत विशेष जानकारी को प्राप्त किया कि वास्तु क्या है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, 5 एलिमेंट्स कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं वास्तु के अंदर रहकर, और साथ ही साथ डायरेक्शंस के बारे में भी आपने बताया, ग्रहों के बारे में भी आपने बताया, लेकिन फिर भी बहुत सारे मन में सवाल है अभी भी। अब इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि घर के किस मनुष्य को जो है वास्तु दोष सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में यह भी है, आजकल फ्लैट सिस्टम चलता है शहरों में, जड़ से मकान होना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में देखा यह भी जाता है कि मेरे घर में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वही नक्शा तो ऊपर वाले घर का भी है, ये नीचे वाले फ्लैट का भी है, तो वो तो एकदम खुशहाली में रह रहे हैं, ऐसा क्यों? घर दिक्कत जो है सिर्फ एक ही परिवार में क्यों आ रही है? मैम पहली बात ऐसा है कि अगर घर सेम है, सेम वैसा का वैसे ही बना है जैसा आपका बना हुआ है, तो घर के अंदर क्या चल रहा है, बाहर से सब खुश हैं, अंदर क्या चल रहा है वो हमें सब कुछ नहीं पता होता, राइट। ठीक है ना। सब दिखा रहे होते हैं कि बाहर से खुश हैं, बट अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो ही फेस कर रहे होते हैं। तो अगर वास्तु ख़राब है तो प्रॉब्लम वो डेफिनेटली फेस कर रहे होंगे, या तो फिर उन्होंने वास्तु की रेमेडीज़ डेफिनेटली की होंगी, इस वजह से वो घर में उनकी प्रॉब्लम्स कम हुई होंगी। बट प्रॉब्लम अगर वास्तु दोष है तो प्रॉब्लम बिल्कुल वो फेस कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि अगर नक्शा सेम है और एक नक्शे में अगर प्रॉब्लम है तो दूसरा जो घर है उसमें भी दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल होगी। वो हमें मालूम नहीं चल रहा, हमें ऊपर से लग रहा है कि नहीं इनके फैमिली में तो सब ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे यह जानकारी भी प्राप्त कर। अब इसी के साथ साथ यह सवाल करना चाहूँगी, घर में ऐसा वो कौन सा वास्तु दोष होता है जिसका निवारण बिल्कुल भी नहीं हो सकता? और हाँ, इसी के साथ साथ एक सवाल और मन में, क्योंकि वास्तु का जब भी कोई सुनता है ना कि वास्तु दोष है तो उसी मन में आता है कि तोड़फोड़ तो करवानी ही पड़ेगी, तो वास्तु का संबंध क्या तोड़फोड़ से है? वास्तु में तोड़फोड़ का बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, बट मैं नहीं मानता कि तोड़फोड़ ही कराने से उस चीज़ की रेमेडी होती है। कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जिसका उपाय नहीं होता, जो मैं बार बार इस शो में मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी कहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वो डायरेक्शन है अगर जिसमें अगर
क्योंकि 40% अगर आपका नॉर्थ ईस्ट सही है तो 40% आपके घर का वास्तु ओके है। अगर नॉर्थ ईस्ट ख़राब है तो आपके घर का 40% ऑफ अगेन ख़राब ही हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर बाथरूम बनाया आपने तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में अपना मास्टर बेडरूम बना दिया तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट इसलिए कोशिश करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट आपके घर का खाली हो, आपके घर का साफ़ सुथरा स्थान हो, वहाँ पे मंदिर हो। मंदिर नहीं है तो एटलीस्ट वो जगह साफ़ सुथरा हो। वहाँ पे आप, क्योंकि वाटर एलिमेंट है तो वहाँ पे अगर कोई वाटर से रिलेटेड चीज़ नहीं है तो आप वहाँ पे फाउंटेन रख दीजिए, ताकि वहाँ की एनर्जी को आपने बैलेंस कर दिया। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम चारों डायरेक्शन देखें तो हमें घर का साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट चारों डायरेक्शन ही देखना पड़ता है कि वहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सही प्लेस्ड हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। अच्छा, हर चीज़ की रेमेडीज़ बिल्कुल होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में जो एलिमेंट ख़राब है, जो ग्रह ख़राब हैं, अगर आप उन ग्रह से रिलेटेड वहाँ पे रेमेडी कर देते हैं तो वो आपको अफेक्ट देना कम कर देते हैं। ठीक है ना। जब अफेक्ट देना कम कर देंगे तो आपकी बुद्धि चलने लगेगी, आपको पॉजिटिविटी आने लगेगी, आपकी ग्रोथ होने लगेगी और धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा कि आपको क्या करना है, सही किस तरीके से आपको चेंज करना है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में वास्तु दोष था, उन्होंने रेमेडी करी और उनको समझने आया कि अभी उनके लिए घर सही नहीं है, उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, उनके पास पैसे आए, उन्होंने दूसरा घर ले लिया। कई लोगों को आप बोलते रहोगे कि भाई वास्तु दोष है, आप घर चेंज कर लो, वो उस परेशानी को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वो घर को बदलना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी बुद्धि ही नहीं चलती कि घर बदलना है। वो ये उनके दिमाग में सोच ही नहीं आती कि वो परेशान भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने घर की चीज़ों को सही करें तो बिल्कुल होगा। अच्छा, वास्तु दोष का एक और चीज़ है जो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया था। अगर घर का वास्तु दोष है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर घर 27 डेज़ तक बंद हो, अगर आप घर से बाहर हो और घर में वास्तु दोष है, तो आप एक बार घर में वास्तु शांति की पूजा कराएं। क्योंकि वास्तु शांति में बेसिकली ये है कि जो घर में वास्तु दोष हमने कर रखा हुआ है, तो उसमें हम जितने भी देवी देवता उस घर में बैठे हैं, हम उन्हें एक प्रकार से माफ़ी मांगते हैं या उनसे ये कहते हैं कि जो भी अगर घर में दोष है उन्हें सॉल्व करें, उन्हें दोष को कम करें। जब वो दोष भी कम हो जाएगा ना, तो भी आपके चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी। तो मतलब जिन लोगों को भी लगता है कि ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो एटलीस्ट आप आपके घर के आसपास पंडित हैं, आप वास्तु शांति की पूजा कराएं। आपको तो ही मालूम चल जाएगा कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें आप सही करने वाले हो। काफ़ी चीज़ें आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ से। बहुत अच्छे से आपने इस बारे में भी हमें गाइड किया। अब इसी के साथ साथ एक सवाल मैं रैंडम आपसे लेना चाहूँगी। देखिए, जब एक घर हम लेते हैं ना, तो उसमें 2 रूम सबसे फेवरेट सबके होते हैं, एक जो बालकनी से एक अटैच होता है और एक कमरा वो जो वॉशरूम के साथ अटैच हो। तो ऐसे में हमने यह भी सुना है कि वॉशरूम का एक सुनिश्चित स्थान होता है, अगर वहाँ पर नहीं है तो दिक्कत होगी। तो आजकल जो रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम होता है वो ठीक है या नहीं? क्योंकि मैंने आजकल इसके बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी रील्स भी देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक। तो आप इसके बारे में हमें बताएं। देखिए मैम, आम तौर पे अगर हम पुराने लोगों को देखें या पुराने घर देखें या आज हम किसी भी गांव में जाएं, किसी भी स्टेट के गांव में जाएं, जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने वैसे घर के बाहर ही बाथरूम बनाया होता है, क्योंकि उन्हें आइडिया था उस टाइम पे, एक वास्तु का ज्ञान था कि बेसिकली बाथरूम जो है वो नेगेटिविटी लेकर आता है, तो उन्होंने घर के बाहर बनाया हुआ है। बट आज के टाइम पे ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फ्लैट सिस्टम आ गए हैं, लोगों ने घर बनाए हैं, सब चाहते हैं कि अपने घर के अंदर बाथरूम हो। तो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, अगर हम वहाँ पे अटैच टॉयलेट बना रहे हैं यदि, है ना, क्योंकि बाथरूम हो गया जहाँ से आप नहा रहे हो, टॉयलेट हो गया जहाँ से वॉशरूम है, तो अगर हम अटैच टॉयलेट रख रहे हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अगर हम वहाँ बनाते हैं तो वो ओके है, कहीं और बनाएंगे तो अगेन हम उस घर का वास्तु दोष कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिक डायरेक्शन बता देता हूँ। जैसे पहली प्रेफरेंस वेस्ट है, अगर आप वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक अगर अटैच टॉयलेट रखते हो तो ये ओके है बिल्कुल। अगर आप वहाँ नहीं रख पा रहे हो क्योंकि घर का मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में या साउथ में काफ़ी लोग रखते हैं, तो अगर आपका बेडरूम अगर साउथ में है तो आप वॉशरूम भी साउथ या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखते हैं तो वो भी ओके। इसके अलावा आप कहीं भी रखते हैं, इट मीन्स कि आपने घर में वास्तु दोष किया। चलिए, अब इसी के साथ साथ मैं किचन की भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि किचन के बारे में भी कहा जाता है कि अगर यह सही स्थान पर नहीं है तो ऐसे में मेजर वास्तु दोष हमें दे सकता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किचन कहाँ होनी चाहिए और कहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि साउथ ईस्ट क्योंकि फायर एलिमेंट है, तो आप ईस्ट से लेके साउथ तक, यानी ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये जो डायरेक्शंस हैं आप इनमें किचन बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा अगर यहाँ नहीं है तो वेस्ट में भी ओके है, बट इसके अलावा अगर आप कहीं भी किचन बनाते हो तो आपके घर में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ये आप खुद भी फील कर सकते हैं कि वो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। अच्छा, जब आपने बेडरूम की बात की तो मेरे मन में एक यह भी सवाल आया कि घर में ज़्यादातर जो है ना 3 जनरेशन रहती है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स और हम लोग। तो ऐसे में क्या कहते हैं, किनका कमरा कहाँ होना चाहिए? ग्रैंड पेरेंट्स का कहाँ कमरा होना चाहिए, पेरेंट्स का कहाँ होना चाहिए और बच्चों का कहाँ होना चाहिए कमरा? ठीक है, तो इसमें यह है मैम कि जैसे मैंने बताया कि साउथ वेस्ट पृथ्वी एलिमेंट है, भारी एलिमेंट है। तो घर का जो मुखिया इंसान है अगर वो साउथ या साउथ वेस्ट में रहता है तो वो बेस्ट है। तो जो मास्टर बेडरूम है बेसिकली वो हमारा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो जो घर का मुखिया है उसे साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अगर उस साउथ वेस्ट में घर के बच्चे को रखोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो लीड करने लगेगा, वो आपकी सुनेगा नहीं, वो अपनी घर में चलाएगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्योंकि हैवी डायरेक्शन है तो वहाँ पे मुखिया को होने चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, वो है एयर एलिमेंट, तो वहाँ पे हम घर के बुजुर्गों को रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको नींद बड़ी प्यारी आती है। और जब घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जब आपकी एक एज हो जाती है तो नींद थोड़ी आना बंद हो जाती है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपने घर के बुजुर्ग को रखते हो तो उनको नींद अच्छी आएगी और वो डायरेक्शन बढ़िया है उनके रखने के लिए। वहाँ पे आप बच्चों का भी रख सकते हो। आप वेस्ट डायरेक्शन भी आप उनके लिए रख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब रही बात बच्चों की, तो बच्चों का डायरेक्शन भी आप नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ में बीच में रख सकते हैं बच्चों का डायरेक्शन भी। बिल्कुल। अब बच्चों की जब बात हो रही है ना तो आजकल क्या, वैसे तो पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में अगर हम वास्तु की थोड़ी सी हेल्प लेना चाहें इसमें, बिल्कुल, तो ऐसे में बच्चों को स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए जिससे उनका मन थोड़ा सा पढ़ाई में लग जाए? ठीक है, तो जो मैम बेस्ट प्रेफर्ड डायरेक्शन है बच्चों का वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बच्चों का स्टडी रूम है वो बेस्ट डायरेक्शन है। उनकी स्टडी टेबल ऐसी होनी चाहिए कि उनका जो फेस है वो टूवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर वैसा है तो बच्चे क्या होंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। वो अगर पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो वो उस जगह पे लंबे टाइम बैठे रहेंगे। अगर आप वहीं नॉर्थ वेस्ट में डाल देंगे तो वो बैठेंगे ही नहीं, वो उनका दिमाग ही नहीं लगेगा। लेकिन एयर जोन है, आपकी कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो वो आपके दिमाग से निकलता रहेगा। तो साउथ वेस्ट क्योंकि पृथ्वी बताया था मैंने ग्राउंडेड है, तो वहाँ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आप स्टडी रखते हैं तो वहाँ बच्चे ग्राउंडेड रहेंगे और लंबे टाइम तक पढ़ेंगे। दूसरा ये कि उनकी टेबल ऐसी होनी चाहिए कि उनकी टेबल के आगे वॉल नहीं होनी चाहिए। जैसे क्योंकि अगर आपने टेबल के आगे वॉल बना दिया तो क्या होगा कि जो उनकी क्रिएटिविटी है या उनकी जो खुद का दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। तो जितना खुला स्पेस होगा उतना उनके लिए बढ़िया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उनकी अब टेबल पे जो रेमेडीज़ हैं बेसिकली, अगर आप क्रिस्टल ग्लोब रखते हो तो वो चीज़ें थोड़ा सा उनके लिए बेटर होता है। काफ़ी सारी रेमेडीज़ हैं, आजकल लोगों ने पता ही होगा, बट डायरेक्शन ये है जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये प्रेफर डायरेक्शन है। ये वहाँ नहीं है तो आप नॉर्थ ईस्ट भी रख सकते हो, आप नॉर्थ भी रख सकते हो, बट प्रेफर्ड ये है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें यह भी बताया कि बच्चों का स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए। इसके साथ साथ ही अब मैं साजो सज्जा की भी बात करना चाहूँगी। हर किसी को शौक होता है कि वो अपना घर सुंदर से सुंदर सजाए, लेकिन हमने यह भी सुना है कि गलत डेकोरेशन भी जो है कहीं ना कहीं वास्तु दोष को उत्पन्न कर सकती है। तो ऐसे में किस सजावट से हमें बचना चाहिए? घर में कौन सी चीज़ें लगाने से ज़्यादातर बचना चाहिए? तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके घर में। जैसे कि प्लांट्स, आमतौर पे सबको पसंद है कि अपने घर के अंदर प्लांट्स रखें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो घर के छोटे प्लांट्स हैं जो आपने गमलों में रखे हुए हैं वो घर के नॉर्थ से लेके ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। वो घर के साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा दोष है आपके घर में। मनी की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती होगी इनके घर में साउथ और साउथ वेस्ट में प्लांट्स हैं। साउथ और साउथ वेस्ट में अगर आपका बड़ा घर है या फ्लैट में नहीं रह रहा है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, तो आप साउथ वेस्ट में पेड़ रख सकते हो जो ऊंचे हों, बट प्लांट्स नहीं। प्लांट्स घर के नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही होना चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मिरर है, तो घर में जो मिरर है वो कोशिश होना चाहिए कि वो आपके घर की नॉर्थ वॉल में हो
ये आपके घर की अगेन ईस्ट वाले वॉल में हो, आपके साउथ वाले वॉल में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं, मैंने मिरर्स के बारे में भी सुना है। पौधों के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, क्योंकि पौधों का ना आजकल बहुत ट्रेंड भी चल रहा है कि घर के अंदर बहुत लोग जो है पौधे लगाते हैं कि एक तो सुंदर लगते हैं और एक ऑक्सीजन अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसी के साथ साथ मिरर्स के बारे में भी मैंने सुना है, उसको क्या लगाने से बचना चाहिए, लगा लेने चाहिए मिरर्स घर में सजावट के लिए? मिरर्स लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि घर का जो हमारा बेडरूम है, किसी का भी बेडरूम है, वहाँ मिरर इस तरीके से प्लेस करें कि बेड में आपको दिखने नहीं चाहिए अपने आप को, कि आप मॉर्निंग में जब उठ रहे हो तो आपका मिरर इस तरीके से होना चाहिए कि आपका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा हो इसमें। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप उस मिरर को घर के अपने बेडरूम के भी अगेन नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगा रहे हो तो बेटर है। हमें बचना चाहिए कि वो साउथ यानी वेस्ट डायरेक्शन में हो। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए मिरर की। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें गाइड किया है कि वास्तु कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। घर की साजो सज्जा के बारे में भी सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कौन सी डेकोरेशंस हमें करनी चाहिए घर में और किससे तो बिल्कुल बच लेना चाहिए। बहुत विशेष जानकारी आज आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा की गई है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में फिर से वही बात, यदि अभी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके मन में यह विचार आ रहा है कि आपको भी एस्ट्रोलॉजी को सीखना है, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको जानकारी दिखाई जा रही है कि कैसे आप जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े कीमती जानकारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।